का जो टॉपिक है वो है डायरिया, और ख़ास तौर पे जो बच्चों में डायरिया पाया जाता है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। बहुत ज़्यादा क्या बनती है, खास क्या है? बेसिकली डायरिया को देखा जाए तो इसकी बुनियादी जो काजेज़ आती हैं, इसकी सबसे बड़ी काज जो वो कोई इन्फेक्शन, रेडनेस आ जाती है, रैशेस हो जाते हैं। ठीक है, तो छोटे बच्चे जो हैं उनकी जो मदर साथ आती है उससे भी उनकी सिम्टम ली जा सकती है। अलामात सबसे पहले बताएगा कि मुझे इस तरह पेट में दर्द हो रहा है और मेरा जी चाहता है कि मैं पेट को दबाए रखूँ, मुझे सुकून मिल रहा है। हमने उसकी कमी बेशी, उसकी अलामात, उनकी वो सारी कैफियत को देखना है, बीमारी की हालत को कि किस कंडीशन में जा रहा है बच्चा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट फ़ाहद कियानी। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज मेरे साथ डॉक्टर ताहिर नकीबी साहब हैं, जो कि हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं होम्योपैथिक में, और उसके अलावा ग्रेजुएट भी हैं होम्योपैथी में, और बहुत अच्छी ग्रिप है चाइल्ड की डिजीज़ पे, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है। और हमारी डॉक्टर साहब की पहले भी वीडियोज़ आई हैं जिनको आपने काफ़ी लाइक किया है। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट भी वीडियोज़ आती रहेगी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है डायरिया, और ख़ास तौर पे जो बच्चों में डायरिया पाया जाता है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, डिहाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो डायरिया आखिर क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है, उसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, उसमें हम मेडिकेशन क्या करेंगे पेशेंट की, और उसके अलावा हम जो पेशेंट है वो प्रिकॉशन क्या करेगा, सेफ्टी प्रिकॉशंस, जिससे वो डायरिया से बच जाएगा। और अगर वो डायरिया का शिकार है तो उसको किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, क्या कैसी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना कभी ना भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का एहसान है आपके। सर जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो डायरिया है, कि बच्चों में क्यों होता है, बहुत ज़्यादा बच्चों में पाया जा रहा है। हमारे पठवार में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसके हवाले से सर जानना चाह रहे हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो डायरिया है क्या, और बच्चों में बहुत ज़्यादा क्यों पाया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने अर्ज़ की कि आज का डायरिया का सीज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है। डायरिया या इसहाल बच्चों की आम तौर पे कॉमन सी एक डिसीज़ है, बीमारी है, जो कि बहुत से ज़्यादा बच्चों में कॉमन सी पाई जाती है। तो डायरिया से मुराद ये है कि अगर किसी बच्चे को एक दिन में पखाना बार बार आ रहा है, जो मामूल से हट कर आ रहा है, और उसकी लिक्विडिटी और उसके तसलसल में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो पेचेस जी, पेचेस, मतलब कि उसको बच्चे को जो इसहाल लगे हैं, जो पेचेस लगे हैं, तो वो बार बार हुए जा रहे हैं। दिन में हर घंटे के बाद, हर आधे घंटे के बाद बच्चा पैम्पर नैपिस चेंज करनी पड़ती है, तो जिसकी वजह से रैशेस हो जाते हैं और दीगर मसाइल पैदा होते हैं। तो उसकी अगर प्रॉपर लिक्विडिटी में भी इजाफा हो रहा है और मुसलसल हो रहे हैं, ठीक है, तो इस ऐसी कंडीशन को हम डायरिया या इसहाल कहते हैं। तो ये इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो डिहाइड्रेशन बच्चों को जो हो जाती है, और जिसकी वजह से फिर उनका वेट लॉस और दीगर मसाइल का वो शिकार हो जाते हैं। तो डायरिया आमतौर पे बीमारी तो आम सी है, लेकिन बाज़ दफ़ा इसके ऐसे मतलब कि मौलिक असरात मुरतब होते हैं कि बहुत से बच्चे जो हैं वो जान की बाजी हार जाते हैं इस वजह से। सर इसकी रीज़न क्या बनती है, खास क्या है? बेसिकली डायरिया को देखा जाए तो इसकी बुनियादी जो काजेज़ आती हैं, इसकी सबसे बड़ी काज जो वो कोई इन्फेक्शन है। वो इन्फेक्शन जो है वो किसी भी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, किसी वायरस की वजह से, और पैरासाइट की वजह से भी हो सकता है। तो आमतौर पर बच्चे चूँकि नीचे खेलते हैं, ज़मीन पे खेलते हैं, तो गंदी सरफेस पे वो हाथ मारते हैं, उसके बाद वो हाथ अपने मुंह में डालते हैं, या कोई कंटेमिनेटेड फूड जो है उनको मैला सा फूड होता है, मतलब कि वो साफ़ नहीं होता, नीचे गिरता है, तो बच्चे वहाँ से उठाकर अपने मुंह में डालते हैं। तो इस तरह जब वो डालते हैं तो बहुत से जर्म, वो बैक्टीरिया, वायरल, जब पैरासाइट की शक्ल में बहुत से जर्म बच्चे के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, जो कि अंदर जाके इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जिसके बायस बच्चों में डायरिया हो जाता है। अगर दीगर इसकी काजेज़ को देखा जाए तो उनमें से एक काज जो है वो है फूड एलर्जी। बहुत से बच्चों को बहुत से फूड सूट नहीं करते। अगर बच्चों में एसिडिक लेवल जो है, एसिडिटी का लेवल वो हाई है ऑलरेडी, तो ऐसे बच्चों को जब दूध पिलाएंगे, दूध में भी आपको पता है एसिडिटी पाई जाती है, तो उनका एसिडिक का जो लेवल है वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से डायरिया उनको हो जाता है। तो बहुत सी फूड इंटॉलरेंस की वजह से भी डायरिया बच्चों को हो सकता है। इसके बाद आप अगर मदर फीडिंग को देखा जाए, छोटे बच्चे जो कि मदर फीडिंग पे होते हैं, तो माएँ अगर कोई शकील ग़िज़ा खा लेती हैं, भारी ग़िज़ा खा लेती हैं, तो वो ग़िज़ा बच्चे के मैदा जो है वो हज़म नहीं कर पाता, तो उसके नतीजे में भी डायरिया या इसहाल पैदा हो सकते हैं। दीगर वजहात को देखा जाए तो आप देखें इनमें दूध इसमें बड़ा और हाइजीनिक कंडीशन
अगर मदर प्रॉपरली फीडर को साफ़ नहीं करती, फीडर पर रहती है मक्खियाँ और कुछ इस तरह के मतलब कीड़े वगैरह उस पर घूम जाते हैं या फिर जाते हैं, तो उसके नतीजे में भी वो गंदगी की हाइजीनिक कंडीशन ना होने की वजह से भी बच्चों में डायरिया या इसहाल जो है वो पैदा हो सकता है। उसकी एक और बहुत बड़ी वजह है वो है ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स और दीगर एलोपैथिक मेडिकेशन जो हैं वो भी इस पर बनती हैं, जिसकी वजह से होता है। और इसके अलावा अगर बॉडी के अंदर कोई पॉइजनिंग हो जाए, वो चाहे किसी दवा के वजह से हो या चाहे किसी खुराक की वजह से हो, तो उस एसिडिटी और पॉइजनिंग की वजह से जो है तब भी डायरिया और इसहाल बच्चों को हो सकती है। जी सर, कॉजेज़ तो जैसे कि आपने बताई, लेकिन इसमें सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और भी है कि वायरल जो डिजीज़ आपने बताया कि ये इस वायरस की वजह से भी हो सकता है, तो क्या एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को भी ये ट्रांसमिट हो सकता है? चूँकि वायरल की वजह से अगर कोई वायरस की वजह से अगर बच्चे को डायरिया होगा, तो आप देखें कि उस डायरिया में मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस की प्रेजेंस होगी। ठीक है, अगर माँ बच्चे का डायपर चेंज करती है तो उसके बाद अपने हाथ प्रॉपर साबुन से नहीं धोती, तो वो आगे दूसरे सरफेस पे चीज़ों को लगाती है, बच्चे के टॉयज़ को लगाती है या फीडर को लगाती है, दूसरी चीज़ों को लगाती है प्रॉपर, तो सही तरीके से अगर हाथ साफ़ नहीं करती तो फिर वो जर्म जो है एक से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। सर, डायरिया के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे? अगर आपके पास एक बच्चा आता है जो बिल्कुल छोटा सा है, यू कैन से हिम के न्यू बॉर्न बेबी, तो उसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे? एक ऐसा बच्चा जो 5 से 15 साल का है, उसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे? जी, छोटे बच्चे जो इन्फेंट बेबीज़ जिन्हें कहा जाता है, वो जो कि बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते अपनी बीमारी, तो सबसे पहले उनकी जो अलामात होती हैं, अलामात में वो बच्चा बहुत ज़्यादा रोते हैं, चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं, उनमें बार बार मोशन और लूज़ मोशन हो जाते हैं, वो बार बार डायपर चेंज करना पड़ता है उनको। बाज़ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनमें वो बहाने की जगह मक्कद और एनल्स वो जो एरिया है वो सारा एरिया रेडनेस आ जाती है, रैशेस हो जाते हैं। ठीक है, तो छोटे बच्चे जो हैं उनकी जो मदर साथ आती है उससे भी उनकी सिम्टम ली जा सकती है कि बच्चे को कब से डायरिया है, डायरिया कैसे पैदा हुआ, डायरिया की क्या कॉजेज़ बनी, तो वो आपको उसकी माँ बताएगी कि कल मैंने फ़लाँ चीज़ खाई है जिसके रिज़ल्ट में बच्चे को दूध फीडिंग करा रही हैं तो उसके रिज़ल्ट में पैदा हुए हैं, या बच्चे को कोई मेडिकेशन दी गई बुखार की या किसी और मेडिकेशन एंटीबायोटिक्स का यूज़ कराया गया है। तो इन सारे वजूहात को देखकर हम बच्चे को देखेंगे। बच्चा अलामात बच्चे में ये होंगी कि बच्चा रो रहा होगा, ज़्यादा चिड़चिड़ापन होगा उसके अंदर, समटाइम्स वॉमिटिंग भी होंगी, मोशन होंगे बार बार, क्रैम्पिंग होगी, अब्डोमिनल क्रैम्पिंग होगी, पेट में ब्लॉटिंग होगी और गैसेस भी पास होती होंगी। तो ये सारी अलामात जो हैं ये छोटे बच्चों में आप डिग्नोज कर सकते हैं। जो बड़े बच्चे जैसे आपने बात की कि 5 साल से लेकर जो 10 साल या 15 साल के जो बच्चे जाते हैं, तो ऐसे बच्चे जो हैं उनके वो खुद बोल कर बता सकते हैं कि मुझे जी पेट में दर्द हो रहा है, मेरे मतलब कि बार बार बहाने आ रहे हैं, मुझे जी तकलीफ़ हो रही है पेट में। तो ये सारी अलामात वो बोल कर बता सकते हैं। तो आप उनकी फ़िज़िकल एग्ज़ाम करके और उनकी बाकी अलामात को देख के आप जज कर लेते हैं कि आमतौर पे देखा गया है कि बच्चे जो आते हैं बड़े तो वो खुद से बताते हैं, अपनी अलामात बता देते हैं, साथ उनके जो अटेंडेंट आया होता है वो बता देता है उनकी अलामात। तो इस तरह हम डिग्नोज कर लेते हैं कि बच्चों में डायरिया और इसहाल की उम्र से। इसकी होम्योपैथिक के हवाले से सर ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? अगर एक पेशेंट हमारे पास एक एडल्ट बच्चा जिसका आपने बताया मतलब 5 से 15 साल या कोई न्यू बॉर्न पेशेंट आता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? आपकी ट्रीटमेंट में वो किस तरह आप करेंगे? अच्छा, तो सबसे पहले तो बच्चा आया है जो हमारे पास वो इसहाल की बीमारी लेके आया है, तो वो अपनी अलामात सबसे पहले बताएगा कि मुझे इस तरह पेट में दर्द हो रहा है और मेरा जी चाहता है कि मैं पेट को दबाए रखूँ, मुझे सुकून मिल रहा है। हमने उसकी कमी बेशी, उसकी अलामात, उनकी वो सारी कैफियत को देखना है, बीमारी की हालत को कि किस कंडीशन में जा रहा है बच्चा, बच्चे को डिहाइड्रेशन तो नहीं हो चुकी। ठीक है, तो इस सारी कंडीशन को देखते हुए उसके लिए कुछ टेस्ट भी करवाने पड़ेंगे, जैसे स्टूल का टेस्ट करवाना पड़ता है कि इन्फेक्शन तो नहीं है कुछ तरह का अपना। तो इसके साथ मैनेजमेंट को देखा जाए तो सबसे पहले होम्योपैथिक में इसके लिए बेशुमार अच्छी और करामद अद्वियात मौजूद हैं। पूरा ग्रुप ऑफ मेडिसन है जो कि डायरिया और इसहाल के लिए कामयाबी के साथ इस्तेमाल होता है। इसमें सबसे पहले आपकी जो मेडिसिन आती है वो आती है पुडोफाइलम, कालुसंत, कुर्ची, क्रिकेरियाफास, फेरमफास, एकोनाइट, एपिकॉक, आर्सेनिक, एथुजिया बड़ी कमाल की दुआ है जो इसमें इस्तेमाल की जा सकती है। तो आमतौर पे हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं इस तरह के मरीज़ देख के तो इन्हीं मेडिसिन में से ही अल्हम्दुलिल्लाह के हो जाते हैं। तो बाकी है कि इसके साथ साथ मेडिसिन जो हैं इनके साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी बताई जाती हैं, तो इंशाल्लाह बच्चे जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। सर, वो एहतियाती तदाबीर जो हैं क्या होनी चाहिए? एक पेशेंट जो मेडिकेशन करवा रहा है, ट्रीटमेंट करवा रहा है, उसके लिए क्या होंगी?
फिर कुछ पेशेंट्स हमारे पास, कुछ पेशेंट्स जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें से भी हो सकते हैं, बहुत से होंगे भी जिनको डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते, तो वो घर पे बैठ के क्या ऐसा काम करें, मतलब अपनी खुराक कैसी रखें, गर्मी में ना जाएं या क्या करें, मतलब उनको अपना लाइफस्टाइल कैसा रखना होगा जिससे उनको वो डायरिया जैसी मर्ज़ जो है वो उससे बच सके। देखें, जो बच्चे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिनको डायरिया हो जाता है, इसाल हो जाता है, उनके लिए सबसे पहले तो हमने देखना है कि डिहाइड्रेशन तो नहीं हुई, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से उनके जो है ऐसी अलामत पैदा हो जाती हैं जो उनकी जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। डिहाइड्रेशन आपको पता है, तो सबसे पहले हमें डिहाइड्रेशन को देखना है कि सीवियरिटी को देखना है मामले की कि किस कदर सीवियर मामला है। तो उस सीवियरिटी को देखते हुए सबसे पहले तो हमने वाटर इनटेक उसके जो बढ़ा देना है उसका, उसमें निमकोल आप शामिल कर सकते हैं, पीडियालाइट बने बनाए निमकोल जो मिलते हैं मार्केट में वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह सबसे पहले वाटर इनटेक को करना है, मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस, फ्रेश जूसेस जो हैं, ठीक है, कर सकते हैं। उसके बाद डाइट को देखा जाए तो फाइब्रस रेशेदार ग़िज़ाएँ जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा पाया जाता है, मसलन दलिया, खिचड़ी, साबूदाना वगैरह, इस तरह की ग़िज़ाएँ बच्चों को खिलानी चाहिए। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको ऑलरेडी डायरिया हो चुका है, उनके लिए आप ये प्रिकॉशनरी मेजर कर सकते हैं। प्रॉपर हाइजीनिक का ख्याल रखें, प्रॉपर उनको साफ़ करें, उनके डायपर टाइम पे चेंज करें, ठीक है, रैशेज़ ना होने दें, ठीक है, तो उनको वाटर इनटेक भी कराएँ, उनकी केयर भी करें, तो उनकी चिड़चिड़ापन और दीगर जो मसाइल हैं उनको भी दूर करने की कोशिश करें। ये सारी अलामा जो हैं, इलाज हैं, जो तदबीर हैं, ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चे इन्फेक्टेड हो चुके हैं साल के साथ। अब हम अब बताते हैं आपको जनाब के जो बच्चे ठीक हैं, मतलब कि उनको हम प्रोफिलैक्सिस से मतकदम के तौर पे क्या इक़दाम कर सकते हैं, उन बच्चों को हम महफूज रख सकते हैं डायरिया और साल जैसे मर्ज़ से। सबसे पहले हमें देखना है कि आम तौर पे समर में, गर्मियों में देखा गया है कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है बच्चों को, ठीक है। उसके बाद बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म की कोल्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, और फिर फ़ौरन से गर्म और सर्दी का ख्याल नहीं रखा जाता, फ़ौरन से टेम्परेचर को चेंज किया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी काज बन सकती है डायरिया की। उसके बाद कॉन्टिनेंटल फूड्स जो हैं, आजकल जो जंक फूड हैं बच्चे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको से अवॉइड करना चाहिए, वो भी डायरिया की काज बन सकते हैं, ठीक है। तेज़ मिर्च मसालाजात जो होते हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद हमें आम रूटीन में भी जो है पानी में निमकोल डाल के या पानी में नमक डाल के पीते रहना चाहिए, ताकि पसीना ज़्यादा निकलने की वजह से जो जिसमें पानी और नमकियात की कमी हो चुकी है वो भी पूरी हो सके। जी सर, ये तो आपने मुझे बता दिया, हमारे व्यूज़ ने भी सुन लिया कि इसमें हम क्या मेडिकेशन करेंगे, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, उसके अलावा हम सेफ्टी मेजर्स जो है वो क्या करेंगे पेशेंट के लिए। माओं को भी पता चल चुका होगा कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक सर टर्म यूज़ की है कि अगर बर वक्त ट्रीटमेंट ना की जाए तो पेशेंट जो है वो बच्चा है या बड़ा है, वो मतलब काज ऑफ डेथ भी बन सकता है डायरेक्ट। तो इस चीज़ को भी हमें समझना होगा भी उसके अगर टाइम भी हम उसकी मेडिकेशन नहीं करेंगे तो वो काज ऑफ डेथ भी हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मेडिसिन हमने हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके देनी है, अपने तौर पे हमने डॉक्टर नहीं बनना। अगर हम आपको मेडिसिन बता रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो उसका मकसद ये है कि हम ये बता रहे हैं कि होम्योपैथिक जो है उसमें इस टाइप की मेडिसिन हैं जो वर्क कर सकती हैं, लेकिन वर्क कब कर सकती हैं, जब पेशेंट की कंडीशन को देखेगा डॉक्टर, तो वो ही डिसाइड करेगा कि मेडिसिन कौन सी है। मैं या आप इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते। सो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।